हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो। आज आपके लिए एक बढ़िया सा चैप्टर लेके आया हूं, दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको अपन दो भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में अपन हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीट कर देंगे और पार्ट 2 में हाइड्रोडायनेमिक्स और लास्ट में नॉन आइडियल फ्लूइड कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या वेटेज है इनके वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो ये अपने पास जो बहने की प्रवृत्ति होती है फ्लूइड्स की, वो अपन जानते हैं क्या होते हैं, फ्लूइड्स, है ना। कोई भी मटेरियल जो टेंडेंसी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। कोई भी हो, अगर वो फ्लो कर रहा है तो अपन कहेंगे वो फ्लूइड है ना। और यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक्स और नॉन आइडियल फ्लूइड्स, है ना। हाइड्रोस्टैटिक आज इसके पार्ट 1 में कम अपन कवर कर लेंगे, है ना, पार्ट 1 आज के लेक्चर में, और ये दोनों अपन पार्ट 2 में कवर कर देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि कोई भी फ्लूइड कंटेनर के रेस्पेक्ट में क्या है, रुका हुआ है। कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर रुका हुआ है तो उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, कंटेनर के रेस्पेक्ट में, ये आपको मेन याद रखना है। और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक में वी डील आइडियल फ्लूइड, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रो डायनेमिक्स, यहाँ पे दोनों अपन जो फ्लूइड कंसीडर करेंगे वो आइडियल करेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आइडियल फ्लूइड होते क्या है, एक बार उसके ऊपर रिकेप डाल देते हैं। तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन आगे पढ़ेंगे अपन, वो एब्सेंट होना चाहिए, है ना। और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए नेचर में, यानी कि अगर मैं इसका बल्क मॉड्यूलस देखूं तो इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना। इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस वहाँ पे क्या था बताओ, डी अपॉन वी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर इनकम्प्रेसिबल है तो इसका वी तो जीरो हो गया, है ना। इसका अगर वी क्या हो जाएगा, जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज जीरो ना, अपन को बताएगी जो यहाँ पे डिफाइन किया गया था वो शेयर स्ट्रेस के लिए गया था ना। यहाँ पे एरिया के पैरेलल काटते हैं, तो अपन फ्लूइड को काट भी नहीं सकते ना, या अपन फोर्स नहीं लगा सकते। इस प्रकार से अपन इसका जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो जीरो होता है। तो ये याद रखना है बस आपको नॉलेज के लिए। यहाँ पे एक आता है कंसेप्ट, यहाँ पे क्या लिखा है कि द फ्लूइड्स फ्री सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटी एंड नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फ्लूइड की फ्री सरफेस होती है, यानी कि टॉप सरफेस, कहने का मतलब जो फ्री है उसकी जो सरफेस एरिया होता है ना, वहाँ पे वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, एक तो ग्रेविटी लग रही है, रिजल्टेंट, ये किसके रिजल्टेंट, ग्रेविटी एंड नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर। यानी कि मान लो कंटेनर इस तरफ जा रहा है ना, राइट में जा रहा है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और जो ग्रेविटी लग रही है उनका जो रिजल्टेंट है उनके परपेंडिकुलर होती है ये अपने पास फ्री सरफेस। तो कैसे होती है देखो, ये अपने पास कंटेनर है ना, ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन से इस तरफ। ठीक है, ए एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है, तो अपन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दे देंगे इसको, इस तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। सिर्फ फ्री सरफेस बना रहा हूँ, और नीचे क्या आ जाएगा, ग्रेविटी, और इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, ये अपने पास रिजल्टेंट आ गया, ये आ गया रिजल्टेंट, है ना। तो इस रिजल्टेंट के ये तो बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर, कंटेनर का जो जा रहा है उसका नेगेटिव लेके जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर ऐसे सरफेस बन जाएगी। समझ रहे हो ना मैं कैसे बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री सरफेस बनाएगी, जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके 90 डिग्री पे सरफेस बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, बस यही समझाना चाह रहा था मैं। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा गया है। तो यहाँ पे अपन को फाइंड करना है, क्या बोला गया, फ्लूइड इज फिल्ड कंटेनर एज सोन, फाइंड द एंगल ऑफ फ्री सरफेस, है ना, सरफेस मेक्स इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि एंगल अपन को फाइंड करना है। वैसे एंगल होता है, मैं आपको बता दूंगा, ये होता है थीटा एंगल। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखोगे कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन है ना, वही आ रहा था, यहाँ पे ए आ रहा था, यहाँ पे जी आ रहा था। ये एंगल कौन सा है बताओ, ये एंगल थीटा है ना। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट आ रहा है, अगर मैं टेन थीटा लिखता हूँ यहाँ से, वो आ जाएगा
ए बाई जी। तो थीटा कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने पास ए बाई जी, टेन इनवर्स। एंगल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, फ्री इफ़ द फ्लूइड इज एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल। हाँ मतलब वही एंगल ही पूछा है, मतलब ये हो जाएगा टेन इनवर्स, है ना। ये आपको समझना है। आगे बढ़ें, चलो अब आते हैं अपने पास, जैसे कि ये अपने पास अगर मान लो ट्रेन में गिलास रखा गया है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ाएगा तो इसकी सरफेस ऐसे बढ़ेगी, यानी कि एंगल बनाएगी यहाँ से, थीटा एंगल। हाँ, ये आपने खुद फील किया होगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने वही बता दिया कि यहाँ पे सरफेस से एंगल थीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, जो टेन थीटा अपन ने लिखा था वो क्या लिखा था, ए बाय जी। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा, जी टेन थीटा। तो आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो, जी टेन थीटा। अगर 45 है तो एंगल तो अपने पास ए जी के इक्वल हो जाएगा, है ना। बस ये आपको बात याद रखनी है। आगे बढ़े, चलो। तो ये सारी लिखी है कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल, ये अपन ने लिख दिया। अब जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जहाँ से सवाल शुरू होते हैं वो है प्रेशर वेरिएशन, है ना। हाइट के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर वेरिएशन, है ना। वही देखते हैं कि प्रेशर वेरिएशन फ्लूइड में कैसे होता है। वो देखते हैं, चलो। जैसे ये है, तो अपने पास मैं देखता हूँ एक आइडियल कंटेनर मानते हैं, क्या मानते हैं, एक आइडियल कंटेनर मानते हैं, है ना, जो इस फ्लूइड का ही है। ये आपको पता है कि ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, बात समझ में आएगी। यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा, नीचे से भी प्रेशर लग रहा होगा। ये मान लो P2 है, ये है P1, है ना। फोर्स जो लग रहा है, क्या फोर्स, जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है, जो डाउनवर्ड में लग रहा है, और जो ऊपर लग रहा है F2, है ना। और नीचे क्या लग रहा है इसका, mg, है ना। और ये जो हाइट है इसकी वो अपन को h दी गई है, पास में आ रही है। हाँ, और डेंसिटी इसकी रो है। सारी चीज़ें मैंने लिख दी। अब देखो कैसे लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे कि अपन को पता है कि इक्विलिब्रियम पे है, तो जो अपने पास F2 है वो F1 प्लस mg के इक्वल है। F2 क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया होता है, ये हो जाएगा P1 इंटू एरिया प्लस mg हो जाता है ना, ये होगा। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा P2 एरिया इक्वल टू P1 इंटू एरिया प्लस मास को क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसका अगर मुझे मास लिखना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी हो जाएगी अपने पास रो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया सरफेस एरिया इंटू लेंथ यानी हाइट, ये वॉल्यूम हो गया जी। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो अपने पास हो रहा है एरिया, एरिया एरिया गया, तो यहाँ पे जो P2 आया P1 प्लस रो जी एच। और अगर मैं चेंज देखूँ, है ना, P2 माइनस P1 यानी कितना चेंज हुआ, है ना, वेरिएशन कितना हुआ, वो आता है अपने पास रोजीएस। तो प्रेशर रोजीएस नहीं होता है, प्रेशर चेंज रोजीएस होता है ना। हाइट नीचे जो चेंज होता है वो रोजी एच होता है, ये आपको समझना है ना। तो ये अपने पास ऐसे आता है। तो ये तो अपने पास था हाइट पे, जो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है। प्रेशर ये होता है 1 ATM 10⁵ पास्कल होता है, ये भी आपको याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। पास्कल होती है इसकी यूनिट, और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, है ना। तो ये प्रेशर के लिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया। और ये तो चलो अपन ने वर्टिकल का लिख दिया। हॉरिजॉन्टल में अगर देखना चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल में ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास ये रेस्ट पे है ना, ये अपने पास कंटेनर रेस्ट पे है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर लगते हैं दोनों के वो सेम लगते हैं, है ना। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर होता है सेम। तो क्या लिखा है कि नो प्रेशर डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इफ़ द नो एक्सेलरेशन, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस कंटेनर का, तो यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। ओके, आगे बढ़े, चलो। तो यही अपन ने पॉइंट लिखा। और सेकंड अगर मैं मान लो वर्टिकल हॉरिजॉन था तो वो रोजीएस होता है, ये मैंने अभी जस्ट बताया। बात समझ में आ गई है। और अगर ये ऊपर जा रहा है ना प्रेशर, अब देखते हैं कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्या होगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो कैसे करेंगे, तो आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, P2 इजिकल टू P1 प्लस रो जी एच, और यहाँ पे जो जी लेना है वो क्या लेना है, इफेक्टिव लेना है बस, है ना। इस केस में आपको जी लेना है वो इफेक्टिव। जैसे कि ऊपर जा रहा है तो इसका जो जी इफेक्टिव हो जाएगा वो अपन ने पढ़े था वो, जैसे लिफ्ट में, है ना। तो ये हो जाएगा जी प्लस ए, बस वहाँ पे ये पुट कर देना है ना। तो यही करना है, बाकी कुछ और नहीं करना है। अगर नीचे आ रहा होता तो
कि मान लो कि एक्सेलरेट नीचे कर रहा होता तो यहाँ पे जी माइनस ये हो जाता है ना, और इक्वल होते तो अपने पास फ्री फॉल करता, यानी कि कोई यहाँ पे हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहता, तो यहाँ पे फ्री फॉल में यहाँ पे जी इफेक्टिव जीरो हो जाता, तो यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन होता ही नहीं है ना। लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग के लिए अलग अलग लिया गया है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े। अब ये अगर इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, तब यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन कैसे आता है वो देखते हैं। थीटा, तो यहाँ से जो टेन थीटा अपन जानते हैं ए बाई जी होता है ना। यहाँ पे अगर मुझे देखना है प्रेशर वेरिएशन, तो यहाँ से हाइट h2 है और यहाँ से जो हाइट है वो h1 है, और यहाँ पे जो ये गैप आया h2 माइनस h1, और ये जो लेंथ है वो कितनी है l है। तो यहाँ से अगर मैं टेन थीटा लिखता हूँ ज्योमेट्री से, वो हो जाएगा h2 माइनस h1 अपॉन l, है ना, सही लिखा मैंने। हाँ, और प्रेशर का अगर मैं देखूँ है ना, मैं यहाँ पे प्रूव करके बताता हूँ फॉर्मूला। प्रेशर का देखता हूँ, क्या देखूँगा प्रेशर का, तो प्रेशर अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो ऊपर तो कितना है पी नॉट है, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा P2 की बात करता हूँ है ना, P2 और ये P1 मान देते, P2 की बात करो तो P नॉट प्लस रो जी H2, और P1 की बात करो तो P नॉट रो जी H1। अब इसमें से घटा देता हूँ तो P2 माइनस P1 आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, घट जाएगा तो रो जी H2 माइनस H1 है ना, क्या हो जाएगा H2 माइनस H1, और यहाँ से P2 माइनस P1 अपने पास आ गया H2 माइनस H1। तो ध्यान से देखो ये दोनों अपने पास क्या है, ध्यान से देखना, ये यहाँ से अगर मैं इक्वल करूँ तो ये अपने पास A बाई जी इज इक्वल टू H2 माइनस H1 अपॉन L, यही तो आ रहा है। तो H2 माइनस H1 वैल्यू क्या आ रही है वो देखो एक बार, इसकी यहाँ से पुट करूँगा तो अपने पास मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 रो जी H2 की वैल्यू आ जाएगी A बाई जी इंटू एल, तो यहाँ से G ख़त्म, ये G से G गया, तो यहाँ से P2 माइनस P1 रो G नहीं आएगा, रो ए एल ये आता है ना। तो एल लेंथ पे जो वेरिएशन आता है ना, ये एल लेंथ पे जो वेरिएशन आता है प्रेशर में रो ए एल है ना, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए ना। तो आगे बढ़े चलो, तो यहाँ पे वही लिखा है रो एल ए, आगे बात सुनना है चल, और यहाँ पे ये करेक्शन कर देना, यहाँ पे ये नहीं है हॉरिजॉन्टल जा रहा है ऐसे। अब आता है रोटेटिंग फ्लूइड, रोटेट जब फ्लूइड कर रहा है तो इस केस में प्रेशर वेरिएशन कितना होता है वो देखते हैं। तो मान लो यहाँ से ये इस एक्सिस के अबाउट का कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो कैसे देखेंगे वो बताता हूँ मैं, आ जाओ। यहाँ से इतना फ्लूइड देखते हैं कंटेनर में, यहाँ से जो ये लेंथ है दैट इज x1, ये जो लेंथ है दैट इज x2 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे, देखो आपको पता है कि ये अपने पास लग रहा है P1, यहाँ से लग रहा है P2 है ना। फोर्स की बात करूँ तो F2 और यहाँ पे लग रहा है F1। तो आप ध्यान से देखो जो F2 माइनस F1 है वही तो इसको सेंटीमीटर का काम कर रहा होगा, ना कि F2 करा रहा है। यहाँ पे F2 माइनस F1 वो सेंटीमीटर का काम करा रहा है। तो कैसे लिखेंगे अपन, F2 को क्या लिखेंगे P2 इंटू एरिया माइनस P1 इंटू एरिया, ये और ये क्या लिख देंगे अपन, ये लिख देंगे m ओमेगा स्क्वायर r, पास में आ गई, ये लिख दिया। अब मुझे ये देखना है सारी चीज़ वैल्यू पुट करनी है, तो प्रेशर एरिया माइनस P1 एरिया, मास क्या लिख सकता हूँ इसका, मास वॉल्यूम, और डेंसिटी अपने पास रो है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1, बताओ कैसे, क्योंकि ये लेंथ कितनी है x2 माइनस x1, और ओमेगा स्क्वायर r। अब r कौन सी डिस्टेंस ले, r आपको लेनी है यहाँ पे एवरेज,
कौन सी लेनी है आपको, एवरेज लेनी है। तो यहाँ से एवरेज लोगे तो कैसे लिखोगे, एवरेज यहाँ पे दोनों का, तो x1 प्लस x2/2, एवरेज लिख दिया। तो यहाँ से देखो एरिया से एरिया तो गया, तो यहाँ पे अपने पास जो P2 माइनस P1 आ रहा है, रो ओमेगा स्क्वायर और बाय 2, और ये क्या आ रहा है, x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। सही लिखा है क्या, ये निकल के आ रहा है। आपको फॉर्मूला ये याद भी रखना है ना। तो अपने पास क्या निकल के आया बताओ, ये आ गया रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यही निकल के आता है प्रेशर वेरिएशन। आगे बढ़े चलो। तो यहाँ पे अब ये अच्छा है, इसका मैं आपको लोकस बताऊंगा कैसे अपन निकाल सकते हैं वो, है ना। तो आ जाओ कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो अपने पास मैं ये अपने पास जो पैराबोलिक बन रहा है ना, पैराबोलाइड बन रहा है, एक्चुअली में 3D में होगा कटोरे टाइप में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ना। ये जो बन रहा है इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, है ना। और ये कोऑर्डिनेट में जो ये लेंथ है ये क्या होगी y, और ये लेंथ क्या होगी x होगी। यहाँ पे ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा। तो आप सिमिलर ये केस मान सकते हो कि एक मैं आइडियल ट्यूब मान लूँ अंदर, है ना। मैं एक आइडियल ट्यूब मानता हूँ ऐसी, ठीक है, यही मानिए मैंने। तो यहाँ पे अगर मुझे देखूँ कि बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे ट्यूब मानता हूँ, बिल्कुल वैसा का वैसे दिख रहा है। ये जो लेंथ है वो x है, ये y। तो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे तो प्रेशर अपन को होता है P0। यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा P0 प्लस रो जी वाई, यही तो होगा, है ना। तो यहाँ पे तो मैं इसमें जो आपको मेन बात बताना चाह रहा हूँ, अपने पास जो फॉर्मूला आया था P2 माइनस P1, है ना, इन दोनों का प्रेशर का एरिया। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा P2, यहाँ पे जो प्रेशर है P1, है ना। वो अपने पास आया था रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये अपने पास जो कोऑर्डिनेट है ना ये लिखना चाह रहा हूँ मैं, इसके जो कोऑर्डिनेट x, y है इनमें रिलेशन लिखना चाह रहा हूँ ना। तो प्रेशर यहाँ पे P2 क्या है, P0 प्लस रो जी वाई माइनस P1 कितना है, P0 है, और ये अपने पास रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2। अब x2 कहाँ पे, ये x2 कितनी लेंथ है, x है। ये कितना है यहाँ पे x1, खुद यहाँ पे ओरिजिन पे 0 है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे तो ये रो से रो कैंसिल हो गया, तो रो और रो भी गया यहाँ पे, है ना, रो से रो भी गया। तो यहाँ से अपने पास जो y निकल के आ रहा है वो ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अपन को पता चला कि y है एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, पैराबोलिक बनता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद ही रखना है ना। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बात में आ गई क्या। तो ये है अपने पास, इसकी इक्वेशन मैंने बता दी कैसे लिखना होता है। आगे बढ़े चलो। अब ये अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है, दो इंस्ट्रूमेंट है, एक होता है मैनोमीटर, एक होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक, है ना, यानी कि एटमॉस्फेरिक का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। यहाँ पे ये अपने पास ऐसे, ये हाइट h है, ठीक है। मैं आगे ही बता देता हूँ। जैसे कि ये मरकरी है ना, मरकरी भी क्यों लेते हैं वो अपन देखेंगे। इसके अंदर अपन ट्यूब डाल देते हैं, और ट्यूब डालते हैं तब ये हाइट इतनी बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। कलर कौन सा करें बताओ, यही कर दें क्या, अरे हाँ ना बोलो यार। कौन सा कलर है ये, नो ये नहीं कर सकते, ग्रीन ही करते। मान लो इतनी हाइट बढ़ गई है ना, इतनी। और ये बढ़ती है एक्सीमेंटल देखी गई है कि जो हाइट आती है ये, है ना, ये जो हाइट आती है वो आती है 76 सेंटीमीटर, है ना, मरकरी केस में। तो यहाँ से इसकी जो डेंसिटी होती है वो 13.6 इंटू 10⁻³ kg
पर मीटर क्यूब होती है ना, इसके रो होती है Hg की। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर प्रेशर देखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे है ना सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा, यहाँ पे पी नॉट, और यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है पहली बात तो यहाँ पे जो हाइट का प्रेशर होगा वही तो पी नॉट होगा। तो जीरो वैक्यूम का प्रेशर और रो जी एच, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, रो की वैल्यू 10 रख दो, और यहाँ पे एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ सॉल्व करते हो तो आपके पास जो पी नॉट आता है वो 10⁵ पास्कल आता है। कितना आता है 10⁵, और ये अपने पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल आता है। तो ये यहाँ से कैलकुलेट की गई है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से ये बस एक प्रकार से अपन यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, 76 सेंटीमीटर होती है। अब अगर मैं यहाँ पे मरकरी की जगह पे मैं वाटर ले लूँ, है ना, तब क्या होगा बताओ, तब होगा क्या। तो देखो ध्यान से, अपन को पता है कि रो जी एच हुआ है ना, यहाँ पे अपन को पता 10⁵ था, रो उसका 10⁵ होता है, 10 × h। तो यहाँ से h निकल के आ रहा है अपने पास, तो ये आ रहा है 10 मीटर, आंसर है 10 मीटर। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल पॉसिबल नहीं है ना, अपन इसको वाटर को यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको इसके लिए यह हाइट ट्यूब कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, बहुत बड़े होते हैं 10 मीटर, मतलब आप समझ सकते हो कि लगभग एक 2 फ्लोर जैसा है ना। तो यहाँ पे लैब में पॉसिबल नहीं है इसको मेजर करना है ना, इसलिए अपन मरकरी लेते हैं। तो ये आपको याद रखना। आगे बढ़े, चलो, तो यहाँ पे आंसर आता है 10। और अब आता है अपने पास मैनोमीटर। मैनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच यूज फॉर द मेजर प्रेशर इन द गैस, है ना, मेजरिंग द प्रेशर इन द गैस, है कि प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है, किसके अंदर, गैस का, है ना। तो यहाँ पे यही है। तो आपको पता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, नॉन एक्सेलरेटिंग है। तो अपने पास ये हाइट h है, ये पी नॉट दिया गया है, और यहाँ पे अपन को पी गैस निकालना है ना। पी गैस कितना आ जाएगा, हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, बस पी नॉट गैस माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। इसको बोलते हैं अपन गॉस, गेज भी बोलते हैं ना, गेज प्रेशर भी बोलते हैं ना, गेज प्रेशर है ना। एटमॉस्फेयर के अंदर से घटाओगे तो गेज प्रेशर। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, देख लो, है ना। अब आता है अपने पास पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ इज बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो वो देखते हैं। इन्होंने ये बोला गया था, सिंपल है, कि अपने यहाँ पे कोई एक, जैसे मान लो कि अपने पास रुका हुआ है एक, है ना, रुका हुआ है, और हर जगह जितना भी प्रेशर लग रहा है, अगर मैं एक पॉइंट पर, है ना, अगर मैं एक पॉइंट पर अगर प्रेशर चेंज करता हूँ डेल्टा पी, तो इस लिक्विड के हर पॉइंट पर डेल्टा पी चेंज हो जाएगा, है ना, हर जगह पे। जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो P1 था, यहाँ P2 लग रहा है, तो अब हर जगह यहाँ पे डेल्टा पी ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। P3 था, डेल्टा पी ऐड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे P4 था, तो डेल्टा पी ऐड हो जाएगा। हर पॉइंट पे लिक्विड के जितना अपन ने एक पॉइंट पे चेंज किया, उतना उतना प्रेशर चेंज। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इंक्लूज लिक्विड ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, इंक्लूज है, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो प्रेशर चेंज एट वन पॉइंट ट्रांसमिटेड एज इट इज टू ऑल अदर पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हर पॉइंट पे चेंजेस आ जाते हैं ना। तो बस यही बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी एप्लीकेशन अच्छे हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने देखा होगा, एक छोटे से फोर्स की वजह से यहाँ पे अपन पूरी गाड़ी, है ना, इतना हैवी वेट को उठाते हैं ना, बड़े बड़े ट्रकों को उठाया जाता है। तो रीज़न क्या रहता है इनका, यही रहता है ना। क्या रहता है इनका रीज़न, यही रहता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना कि अपने पास, अपन को पता है कि यहाँ पे दो लिक्विड है या हाइड्रोलिक, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे फोर्स लगेगा ऊपर का ऊपर F2 और एरिया A2। तो अगर यहाँ पे मैं चेंजेस लाता हूँ P1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कोई ना कोई, मान लो P1 नहीं लिख सकते अपन, ये P2 लिख देते ना, P2 लिख देते। P1 चेंज आया तो P2, और अपन जानते हैं कि
पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग P1 इज इक्वल टू P2 होगा। वहाँ पे चेंज अपन ने कितना किया P1, यहाँ पे चेंज P2, तो वो इक्वल होंगे तो P1 हो जाएगा F1 अपॉन एरिया इज इक्वल टू F2 अपॉन एरिया 2। तो यहाँ से जो F2 निकल के है वो आ गया A2 अपॉन A1 इंटू F1, यही तो निकल के है ना। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है ना, एरिया A2 इज़ ग्रेटर देन A1, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो F2 हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा F1 से, यानी कम फोर्स पे अपन को इतना फोर्स मिल रहा है। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाने के लिए। आगे बढ़े, चलो। तो ये अब आते हैं अपन बाइंड फोर्स पे, है ना। बाइंड फोर्स पढ़ लेते हैं और फिर अपन पास आ जाएगा, देख लेते हैं कितना है इसमें। बाइंड फोर्स के ऊपर कुछ सवाल से बस ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, बाइंड फोर्स, ठीक है। बाइंड फोर्स पढ़ने के बाद फिर अपन कल जो नेक्स्ट अपने पास जो आएगा पार्ट 2, इसमें अपन फ्लो पढ़ लेंगे और नॉन आइडियल फ्लूइड पढ़ लेंगे, ठीक है। ये अपने पास रहने वाला आज का। तो बाइंड फोर्स होता क्या है, देखो मैं सिंपल सा समझा देता हूँ। आर्किमिडीज ने अलग समझाया था, वो ही समझ लेते ना। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल था, इन्होंने ये बोला था कि अगर मैं इसके अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ ना, क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूँ, तो इसने जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है ना लिक्विड का, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया इस लिक्विड का, और जो मास यहाँ से निकल, जैसे मान लो यहाँ पे एक मैंने नल लगा दी, और यहाँ पे जो मास जितना निकला, मैंने मान लो इसमें एक बॉडी को प्लेस किया, इसको है ना, इस बॉडी को प्लेस किया, और मैं देखता हूँ कि इसमें जो मास निकल के आया है ना, और वेट मशीन में देखा गया, और जो ये मास है उसके इक्वल ही बाइंड फोर्स लगता है ना, इसके इक्वल ही बाइंड फोर्स लगता है ना, डिस्प्लेस मास इक्वल ही बाइंड फोर्स लगता है। तो यहाँ पे मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, इसका कुछ एप्लीकेशंस भी है, ठीक है, और वो दिखते हैं एक बार, एक मिनट रुको। रुकना एक मिनट, जस्ट वेट, यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखो, ये जैसे कि वही इरेगुलर बॉडी है, इसको निकालना है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम देख लेता हूँ। ऐसी चीजें जिसका हमें शेप ही मालूम नहीं है, हाँ, जैसे कहीं ट्रायंगल है, कहीं स्क्वायर सा है, कहीं सर्कल है, कि अब हम हमारा ये मॉडल काम आता है, जिसमें क्या होगा, हमें कंटेंट, ये यहाँ पे एक इरेगुलर बॉडी है, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। देखो कि यहाँ पे एक इरेगुलर बॉडी है ना, मान लो कि यहाँ पे ये वाटर है, इरेगुलर बॉडी, अपन को इसका वॉल्यूम निकाल नहीं सकते है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे करता है, मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ। एक मिनट, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। वॉल्यूम पता करना है तो हमारे पास फॉर्मूले मिल जाते हैं, लेकिन हम इसके तो निकाल लेंगे ऐसी चीजें जिसका हमें शेप ही मालूम नहीं है, जैसे कहीं ट्रायंगल है, कहीं स्क्वायर सा है, कहीं सर्कल है, कि अब हम हमारा ये मॉडल काम आता है। ये किसके बेसिस में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, जिसमें क्या होगा, हम ये कंटेनर में ऊपर तक पानी भर लेंगे, इसमें क्या होगा, फिर हम ये जिसका हमें वॉल्यूम निकालना है वो हम डालेंगे, उसमें क्या होगा, जैसे अंदर जाएगा कितना पानी बाहर आएगा या कितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा। हाँ, यही समझाना चाह रहा था। कहने का मतलब ये है कि इरेगुलर का जो वॉल्यूम निकल के आया है ना, और जो मास निकल के आया यहाँ से, ये कंटेनर में ले रहा है ना, ये मास है ना, ये मास जो आ रहा है उसको वेट कर लिया, तो उसके बाइंड फोर्स से, तो वहाँ से फॉर्मूले से इन्होंने इरेगुलर वॉल्यूम निकाल दिया था ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे बाइंड फोर्स होता है वो कुछ और नहीं mg, और m कैसे लिखेंगे, मास वॉल्यूम जो डिस्प्लेस पे है ना, और डेंसिटी किसकी है, रो, और ये यही बाइंडिंग फोर्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बाइंड फोर्स कैसे निकाल दिया, बाइंड फोर्स इन्होंने निकाल दिया mg, और mg को इसके इक्वल कर दिया इसके, है ना, तो m को इसके इक्वल करके इन्होंने वॉल्यूम निकाल दिया। तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस, है ना, जैसे मैंने आपको लाइव बताया। तो ये से आप कर भी सकते हो घर पे भी, ठीक है, बना के आगे बढ़ें। चलो, तो यहाँ पे वही दिखाया गया, देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत था कि यहाँ पे ये जब नीचे आता है ना, तो इन्होंने देखा जो वेट है ना, यहाँ पे जब ये नीचे आया, यहाँ पे जो वेट देखा तो वो अपन को यहाँ पे नेट वेट देखने को मिला, वो यहाँ से इन्होंने मेज़र करके निकाला, है ना, मेज़र करके निकाला, तो फिर देखने को पता चला कि यहाँ पे जो वेट था वही बाइंड फोर्स के इक्वल आ रहा था, है ना, ये वाला था। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इट इज़ अ नेट अपवर्ड फोर्स ऑन इमर्ज। देखो एक दूसरा भी है कि बाइंड फोर्स कैसे है, आपको पता है कि इस बॉडी पे फोर्स ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो जो F अपवर्ड में लग रहे हैं और F डाउनवर्ड में लग रहे हैं, उनमें से ज़्यादा कौन सा है, अपवर्ड का है। तो अप माइनस F डाउनवर्ड का जो फोर्स mg जो आ रहा है ना, इसका जो वेट लग रहा है mg, है ना, इसको ही अपन बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, हाँ अपन इसको बोलते हैं डाइन फोर्स, है ना। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, नेट एफ नेट, इसको बोलते हैं अपन बाइंड फोर्स, है ना, इसको ही अपन बाइंड फोर्स बोलते हैं। इट इज़ ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इन फ्लूइड, है ना, अपन को बताया कि हाइट पे प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे बाइंड फोर्स लगता है, ये आपको पता होना चाहिए ना। आर्किमिडीज का वही लिखा है कि बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, जितना डिस्प्लेस किया उस बॉडी के वेट के इक्वल होता है। अब सवाल करते हैं, सवाल क्या बोला गया है कि सॉलिड रॉड जो भी हाइट दी है अपन को, और इनसाइड देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ रॉड, अपन को डेंसिटी फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो, ये इतना अंदर है ना, तो अपन को पता है, क्या पता है कि जो mg ये बाइंड फोर्स के इक्वल है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ से, हाँ चलो यही था। तो अपन को पता है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, देखो बाइंड फोर्स वो mg के इक्वल होगा, यही तो है। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, देखो बाइंड फोर्स लिखेंगे अपन पास, बाइंड फोर्स वो mg के इक्वल लिखेंगे, और v रो, सॉरी यहाँ पे रो नहीं आएगा, ये अपने पास डिस्प्लेस इनटू रो एल इंटू जी इज इक्वल टू mg, है ना, g से g कैंसिल, तो v d रो एल। मास इस रॉड का, मास रॉड का कितना हो जाएगा बताओ, रॉड का यानी कि रॉड आर, और क्या हो जाएगा, ये तो मैंने डेंसिटी लिखी, तो वॉल्यूम कैसे लिखूंगा, एरिया इंटू लेंथ कितनी है, h हाइट, है ना, बस ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम कैसे लिखूंगा इसका, इसका वॉल्यूम कैसे लिखूंगा, ये डिस्प्लेस कितना किया, यही तो वॉल्यूम किया डिस्प्लेस, है ना, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा एरिया इंटू 3h/4 इंटू रो एल इज इक्वल टू रो आर इंटू एरिया इंटू एच। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो काट दो, और बाकी क्या अपन को रॉड का चाहिए तो आ गया, डेंसिटी ऑफ रोड 3 रो L/4, है ना, ऐसे करना था, बस आपको यही है, यहाँ पे बाइंड फोर्स लगना था। अब ये अच्छा सवाल है, यहाँ पे कैसे करेंगे इस सवाल को, कि अगर कॉइन को हटा के फिर वापस मैं पानी में डाल दूँ इस वाटर में, तो इसका जो लेवल है वाटर का वो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, है ना, वो अपन को बताना है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। तो अपन को ऑब्वियसली पता है कि जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो ये लेंथ तो कम होगी, क्योंकि ये अपने पास जो वुडन ब्लॉक है वो ऊपर आ जाएगा, ये तो अपन को पता है। तो एल तो डिक्रीज होगा, तो एल डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज वाले तो गए, ये वाला ऑप्शन गया, और एल इंक्रीज ये वाला ऑप्शन गया। अब ए और डी के अंदर देखना है, एच को देखना है, तो कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पे आ जाओ। अपन का पहले लेवल ये था, तीनों का लेवल बताता हूँ। जब H2 था, सिर्फ H2O प्लस
वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक। अब है अपने पास H2O प्लस वुडन ब्लॉक प्लस कॉइन। ये वाटर लेवल है तीनों के, ध्यान से देखना। तो ये जो अपने पास कंटेनर में वाटर लेवल आ रहे हैं, ये जो वाटर लेवल आ रहे हैं, अब मैं जैसे ही इस कॉइन को हटाता हूँ तो ये लेवल आ जाएगा, और वापस अगर मैं डालता हूँ इसमें, तो अगर ये पूरा उस तरफ आ गया, वापस लेवल उतना का उतना बढ़ गया, है ना, उतना का उतना बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि हाइट में कोई चेंज नहीं आया। और अगर मान लो इससे कम रह गया, ऑब्वियसली हाइट डिक्रीज हुई है, ये अपन को दिख रहा है सारी चीज़ें। तो कैसे करेंगे, देखो, तो ध्यान से देखना, ये जो कॉइन का वेट है, ये जो वॉल्यूम है, ये किसके कारण आया वॉल्यूम, बताओ। वुडन तक तो ये था वॉल्यूम, ये इसके वेट के कारण आया। जो बैलेंस कर रहा है ये वॉल्यूम, क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ कॉइन। यानी कि जो वॉल्यूम, ये जो अपने पास है, ये किसको वेट कर रहा है, कॉइन का वेट को, कॉइन के वेट को वेट कर रहा है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, जो अपने पास mg है, यानी इसका वेट है, वो इसके ऊपर जो बाइंड फोर्स लग रहा होगा ना, बाइंड फोर्स, वही तो होगा। बात में आ गई क्या, बाइंड फोर्स की तो इक्वल होगा। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, बाइंड फोर्स को, बाइंड फोर्स लिख देंगे अपन वॉल्यूम, जो ये अपने पास है, और ये हो जाएगा वॉल्यूम, और लिक्विड का G इक्वल टू, ये अपने पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉइन, और कॉइन का और G से G तो गया है ना, G से G गया, और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम इनसाइड आ रहा है, रेशियो क्या बन रहा है, देखो, अब अपन को ये पता है कि जो डेंसिटी होती है कॉइन की, वो ज़्यादा होती है लिक्विड से, है ना। डेंसिटी इज मोर देन, डेंसिटी ऑफ कॉइन्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहाँ से अपन को ये पता चला कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, ये जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा वॉल्यूम कंटेनर से, है ना। यही तो पता चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखो, जो वॉल्यूम अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, ये डिस्प्लेस हुआ, वो क्या बन रहा है, रो कॉइन अपॉन रो लिक्विड इनटू कॉइन का। तो अगर ये ज़्यादा है कॉइन का, है ना, मैंने क्या लिखा, कॉइन का, हाँ, ये कॉइन का ज़्यादा है, तो अपन को पता है कि वी भी ज़्यादा होगा। वी ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि जो कॉइन का वॉल्यूम है, जैसे मैं हटाया, वॉल्यूम यहाँ तक आ गया, लेवल यहाँ पे आ गया। अब ये जो वॉल्यूम हटाया वी, अगर ये दोनों इक्वल होते तो वापस यहाँ पे आ गया ना, आ जाता, लेकिन यहाँ इससे वॉल्यूम कॉइन का क्या है, कम है, तो यानी कि अब जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात में आ गई क्या। तो यहाँ पे ये हाइट है, डिक्रीज हो जाती है, तो दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं। आगे बढ़ें, चलो। तो ये था आंसर, और रही बात ये, तो ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। और कैसे इसमें वैसे ये रहेगा, रिमेन सेम, वो भी आपको इसी ऐसे तरीक़ा से आपको लिखना है ना, इसी तरीके से आपको लिखना है। तो अब अपन जो नेक्स्ट है वो अगले इस पार्ट में पढ़ेंगे। अपन ने हाइड्रोस्टैटिक कंप्लीट कर दिया, और इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट थे वो मैंने समझा दी, है ना। इसके ऊपर अच्छे से पीवाई करना, और उनके ऊपर टेस्ट अच्छे से देना, ताकि ये जो जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।